हेलो एस्पायरेंट्स, मैं धीरज मिश्रा आप सभी का जियोपॉल आईएएस पर स्वागत करता हूं। आज की इस पॉलिटी की क्लास में हम लोग करेंगे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर हम यहां पर कहें कि प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल पार्ट है। इसके अलावा जो पार्ट है जिसमें हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिसमें हम स्टेट की बात करते हैं, जिसमें हम पंचायतों की बात करते हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है। स्ट्रक्चरल पार्ट का टेक्स्ट बहुत क्लियर है, उसको समझना बहुत आसान रहता है। लेकिन जब हम फिलोसफिकल पार्ट की बात करते हैं तो ये बहुत ही गहन और गंभीर होता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स व्हाट इज रिटन बिटवीन द लाइन्स। So whenever we have to understand this part, we have to read again and again, and we have to see the concepts which have developed over the period of time, and we have imbibed those concepts in our constitution. Why and how we have imbibed those concepts in our constitution, this is a big question. Even sometimes judiciary feels it difficult to describe those things. So it is not very difficult for us to understand. It is very difficult for us to understand also, because if judiciary is not that much feeling capable, so it can be difficult for us, right? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, एंड देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द राइट, व्हाट आर द राइट्स? फंडामेंटल राइट्स, आज का यही टॉपिक है हमारा। दिस द टॉपिक ऑफ द डे। एंड फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ दीज राइट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अर्लियर वेदर इट वाज देयर और इट वाज नॉट देयर। सो इफ वी टॉक अबाउट द मिडेवल पीरियड, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स वाज देयर, but it was not individual concept. It was the collective concept. Whenever we talks about the rights in the medieval era or the ancient era, we always find it that everybody talks about the collective rights. But right now in the modern society, whenever we talk about the rights, we see that this is the concept of the individual rights. So what do you understand by the individual rights? It is autonomy of the self, that whatever rights we have. So first question arises, what are the rights? Second question arises, how they have developed, right? Two things yahan par aapko samajhna hai, that you have to understand two things. One is that what are the rights, second how they have developed over the period of time, and then we have to understand that how many types of rights are there. There are so many types of rights, but when mostly we talk about the legal rights, we talk about the constitutional rights, we talk about the fundamental rights, and we try to understand their scope and their limitations. So in this chapter we will understand first what are the rights. So write it down. Rights are the concept of the modern society. क्लियर? यानी जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ होगा वैसे वैसे राइट्स की बात हुई होगी। क्यों? और ये जो मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है ये कब से शुरू हो रहा है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह शुरू हो जाता है, जब एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो जाता है, ठीक है, जब कैपिटलिज्म का विकास होता है, जब लिबरलिज्म का विकास होता है, देन ओनली ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सोसाइटी जो है तब मॉडर्न होना शुरू होती है, और तब यहां पर इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी की बात आती है। तो ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ की बात यहां पर आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी से जब कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, कैपिटलिज्म डेवलप होता है, या हम कह सकते हैं कि जब लिबरलिज्म का डेवलपमेंट होता है, तब से जो है इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है। किसकी बात होती है बेटा? इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है। समझिएगा, इंडिविजुअल राइट्स की बात यहां पर होती है।
इंडिविजुअल राइट्स से मतलब क्या है? इंडिविजुअल राइट्स से मतलब है कि ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ, ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ की बात यहां पर होती है कि मेरा अपने ऊपर क्या, मेरा अपना अधिकार क्या है, मेरे को क्या क्या मिल रहा है, मेरे लिए यहां पर क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जब क्योंकि जब कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होता है, तो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होता है तो क्या देखने को मिलता है, जब लिबरलिज्म का डेवलपमेंट होता है तो क्या देखने को मिलता है, जब कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होता है तो यहां पर क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, कलेक्टिवली रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी यहां पर क्लास डेवलप हो जाते हैं, यहां पर क्या होता है, क्लासेस डेवलप हो जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, हायर क्लास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, हायर क्लास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, या फिर आपको लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्लास आपको देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो लोअर क्लास है वो यहां पर क्या होगा, लोअर क्लास की बात करेगा, अपने राइट्स की बात करेगा, हायर क्लास में इंडिविजुअल अपने राइट्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर राइट्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राइट्स की, तो राइट्स के डेवलपमेंट की शुरुआत जो हम देखते हैं वो यहां पर कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म के साथ देखते हैं। और यहां पर जिस राइट्स की बात होती है, जिन अधिकारों की बात होती है, वो अधिकार आपके जो हैं वो अधिकार क्या कहलाते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहलाते हैं। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि सबसे पहली बार जब अधिकारों की बात हुई, ठीक है, वो सिविल राइट्स की बात हुई। सबसे पहले बार जब अधिकारों की बात हुई तो पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई। ठीक है, तो यहां पर सिविल राइट्स की बात होती है, पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है सबसे पहली बार। तो क्या हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये जो राइट्स हैं, दीज आर द फर्स्ट जनरेशन राइट, दीज आर द फर्स्ट जनरेशन राइट्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, दीज आर द फर्स्ट जनरेशन राइट हैं। ये जो राइट हैं ये आपके पहली जनरेशन के राइट हैं। समाज में जब एक वर्ग बन के तैयार हुआ, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना शुरू कर दिया और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, लोगों का कैपिटलिज्म के डेवलप होने के साथ साथ क्या हुआ, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। जब लोग एक्सप्लॉइट किए जाने लगे, जब वहां पर एलीट क्लास और लेबर क्लास का कॉन्सेप्ट आने लग गया, तो लेबर क्लास अपने लिए सिविल राइट्स की मांग करने लग गया। एज वेल एज मोनार्की जो है वो क्या हो गया, मोनार्की को एक तरफ करके धीरे धीरे पॉलिटिक्स जो पावर है, अथॉरिटी है, उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी की डिमांड होनी शुरू हो गई। तो आप देखते हैं कि आपको वहां पर पब्लिक जो है वो क्या करने लगती है, पॉलिटिकल राइट्स की मांग करने लगती है। चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लें, चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लें, क्या होता है, राइट्स की डिमांड शुरुआत वहीं से होती है कि सबसे पहले आप क्या, किस राइट की मांग करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप बात करेंगे तो अपने अधिकार की बात करेंगे, अपनी बराबरी की बात करेंगे। आपको एक हक दिया जाए कि आपको बराबर समझा जाए, आपको अवसर प्रदान किया जाए। तो बराबर समझा जाएगा तभी तो अवसर प्रदान किया जाएगा। सो इक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात की जाती है सिविल राइट्स की, यहां पर बात की जाती है। क्लियर है बात? अगर हम अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे, अपने जो इंडिपेंडेंस के पूरे मूवमेंट को देखते हैं, तो इस इंडिपेंडेंस के पूरे मूवमेंट में आप क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो 1885 के बाद से जब कांग्रेस बन जाती है, तो कांग्रेस बनने के बाद जो मॉडरेट्स हैं उनकी पहली डिमांड क्या होती है, उनकी पहली डिमांड होती है कि भाई हमें एक दर्जा तो, नागरिकों का प्रॉपर दर्जा तो दो, हमें सिटीजन तो समझो, अपने बराबर तो समझो यहां पर। तो यहां पर सिटीजनशिप का जो राइट है उसकी बात की जाती है, अपनी नागरिकता की बात की जाती है, अपने इक्वलिटी की बात की जाती है, राइट टू इक्वलिटी। अंग्रेज क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे कि हम जो हैं सुपीरियर रेस हैं, तो वो कहते थे कि नहीं, हमको पहले बराबरी पे तो रखो, अपने हमें अधिकार तो दो। इसीलिए आप देखते हैं कि जब 1861 का एक्ट आया था, वहां से इंडियंस को जोड़ने की शुरुआत हुई थी, वहां से इंडियंस को अपने साथ मिलाने की शुरुआत हुई थी। तो वो क्या है 1861 का एक्ट? 1861 का एक्ट यही कहता है कि पहली बार 3 इंडियंस जो है वो यहां पर क्या किए गए, यहां पर जोड़े गए। तो 3 इंडियन जब जोड़े गए वहां पर,
अनऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में ही सही, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई अधिकार, कोई राइट देने की बात हुई। तो इसी प्रकार से हम राइट्स की बात जब करते हैं तो सोसाइटी में जो सबसे पहली बार जिस राइट की बात हुई वो राइट की बात हुई, सिविल राइट्स की बात हुई, लिबर्टीज की बात हुई वहां पर, ठीक है, कि हमको लिबर्टी मिलनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो यहां पर जब क्लास की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट हमारा क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट हमारा हो गया सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हम पहले यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट्स की यहां पर बात करते हैं। अब ये जो कि जनरेशन कैपिटलिज्म के साथ डेवलप हुई राइट्स की, अब राइट्स कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं, राइट्स तो क्या है? राइट्स जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज इवॉल्विंग एंड कॉन्स्टेंटली इट इज इवॉल्विंग। तो जैसे हमने बोला कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले जो आइडिया ऑफ स्वराज था, तो आइडिया ऑफ स्वराज क्या था? कि मुझे, हम इस देश के नागरिक हैं, इस बात को आप स्वीकार करो, ये देश हमारा है, ये स्वीकार करो, वी आर नॉट द स्लेव्स, हमें इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करो, हमें इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करो। पहला आइडिया जो सबसे पहला यही आया। इसी तरीके से यहां पर जो पहला आइडिया था कि यहां पर कहा कि हमें सिविल बेसिक राइट्स हमें जो है वो यहां पर मिलने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से था? ये राइट्स का कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट था कैपिटलिज्म की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमें कैपिटलिज्म में जो कमियां थी उसकी वजह से हमें पता चला कि जो बहुत सारे लोग हैं वो रिसोर्सेज, कैपिटलिज्म में क्या थी, इसमें कैपिटलिज्म में कमियां क्या थी? कैपिटलिज्म में कमियां ये थी कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही थी। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही थी तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के राइट्स क्या हो रहे थे? वो यहां पर चले जा रहे थे, उनको बहुत सारे लोगों को राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया कि जो लोग हैं उनको यहां पर प्रोवाइड किया जाए, इनको यहां पर सोशियो इकोनॉमिकल राइट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इस क्लास कैटेगराइजेशन को, ये जो क्लास कैटेगराइजेशन होता है, कैटेगराइजेशन है, इस क्लास कैटेगराइजेशन को क्या किया जाए? इसको एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाए, इसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाए, एलिमिनेट करने का, या फिर इसको क्या किया जाए? मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाए, मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाए। मिनिमाइज करने का प्रयास क्यों किया जाए? क्योंकि इसी के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के साथ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, क्या कि लोग जो हैं यहां पर, एक क्लास जो डेवलप होता है वो तो एलीट क्लास डेवलप हो जाता है, एक क्लास तो आपका एलीट क्लास है, लेकिन दूसरा कैसा क्लास डेवलप हो जाता है? पुअर क्लास डेवलप हो जाता है। पुअर क्लास किसके अंदर है? यहां पर पुअर क्लास जो है वो क्या है? वो पॉवर्टी में जी रहा है। पुअर क्लास क्या है? वो पॉवर्टी में जी रहा है। अब पुअर क्लास जो है वो पॉवर्टी के अंदर जी रहा है, यानी पुअर क्लास क्या है? वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? पुअर क्लास जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, यहां पर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। अब सोचिए, पुअर क्लास पॉवर्टी में जी रहा है, प्लस पुअर क्लास डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग क्या होते हैं? गरीब होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कैपिटलिज्म में जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से कुछ लोगों के हाथों में। तो वो जो एलीट क्लास है, ये जो है ये वेल ऑफ है, इसके पास बहुत सारे राइट हैं, और यहां पर ये जो बाकी जो क्लास है वो कैसा क्लास है? वो यहां पर पॉवर्टी और गरीब देखने को आपको यहां पर मिल रहा है। अब इसी के साथ आगे जाकर के जब रशियन रेवोल्यूशन होता है तो आने वाले समय में क्या होता है? सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। जब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो यहां पर क्या हो जाता है? जब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, तो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? दिस इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यानी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज के ऊपर स्टेट का कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर द रिसोर्सेज। सोशलिज्म का मतलब क्या है बेटा? कंट्रोल ऑफ स्टेट
ओवर रिसोर्सेस, ठीक है। तो जब यहां पर कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिसोर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहां पर जो राइट्स की बात आती है, यहां पर जिन राइट्स की बात आती है, उन राइट्स की बात आती है, वो आती है सोशियो इकोनॉमिक राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सोशल इकोनॉमिक राइट, ठीक है। इतना याद रखिएगा। कौन से राइट्स की बात आती है यहां पे? सोशल इकोनॉमिक राइट। इसको जरा ठीक कर देते हैं, एक मिनट। सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात आती है। अब ध्यान से समझिए, देखिए, सोशल राइट अपने आप में कुछ नहीं होता है, सोशल इकोनॉमिक राइट ही होता है, क्योंकि सोशलिज्म है वो मैंने बताया क्या है, एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, जहां पर स्टेट क्या करता है, रिसोर्स के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखता है और एज पर नीड लोगों को क्या करता है, वहां पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में यहां पर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के माध्यम से, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के माध्यम से यहां पर क्या किया जाता है, किसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है? इसको यहां पर पॉवर्टी को एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है, या फिर किसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है। इतनी बात आप यहां पर समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपके जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स आए वो कौन से आ गए? बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म। फिर जो दूसरे राइट्स आपके डेवलप हुए, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, तो ये आपके सेकेंड जनरेशन राइट हैं। तो सेकेंड जनरेशन राइट्स कौन से हो गए, समझ लीजिए बेटा। व्हाट आर द सेकेंड जनरेशन राइट? सेकेंड जनरेशन राइट्स सोशल इकोनॉमिक राइट्स। क्लियर है बात? ये जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। जो ये सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है इसके रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम यहां पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, तो आप देखिए जो सिविल राइट्स हैं या पॉलिटिकल राइट्स हैं, इनको प्रोवाइड करने के लिए सरकार को कम रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। जो ये सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स हैं, इनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स मोर रिसोर्सेस, राइट। तो इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये फंडामेंटल राइट में यहां पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इसी और इनको देना पॉसिबल भी है। एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर व्हाट? दे आर चेक्स ऑन द गवर्नमेंट, दे आर चेक्स ऑन द गवर्नमेंट, यानी ये नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव इन नेचर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सर दे पुट लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, दे पुट लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इस तरीके से, ठीक है। अथॉरिटी के ऊपर ये चेक लगा देते हैं। तो यहां पर ये कह रहा हूं कि दे पुट लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। सेकेंड जनरेशन राइट की बात जब करते हैं तो ये क्या आते हैं, ये आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी के रूप में, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। क्योंकि सरकार इतनी रिसोर्सफुल नहीं हमारी है, जिस समय हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय सरकार इतनी रिसोर्सफुल नहीं थी, इसलिए इनको क्या किया, डीपीएसपी के अंदर डाल दिया गया। और डीपीएसपी के अंदर जब इनको डाला गया वहां पर, तो क्या किया गया, बेसिकली इनके साथ क्या कर दिया गया, इनको नॉन जस्टिशिएबल रखा गया। क्या रखा गया? नॉन जस्टिशिएबल रखा गया, ठीक है। याद रखिएगा ये,
सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत यहां पर डाला गया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सोशल इकोनॉमिकल राइट्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार यहां पर लोगों को राइट्स प्रोवाइड कर रही थी, लोगों को अधिकार प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा था कि कुछ समुदाय, कुछ लोग जो हैं वो छूट जा रहे थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। तो जब उनको अधिकार नहीं मिले, उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अपने लिए अलग से राइट की बात की, उनके राइट्स का डिस्कशन शुरू हुआ। और तब यहां पर एक और जनरेशन ऑफ राइट्स की बात आती है, और वो थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड जनरेशन ऑफ राइट, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स की बात आती है। थर्ड जनरेशन राइट्स लिखिए, थर्ड जनरेशन राइट्स, ठीक है। अब ये थर्ड जनरेशन राइट्स क्या थे? क्योंकि ये कम्युनिटी राइट्स थे। व्हाट आर द राइट्स? कम्युनिटी राइट्स। किसी कम्युनिटी विशेष को कुछ अधिकार देना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि यहां पर हम बात करेंगे तो किसकी? वो बात करेंगे कल्चरल राइट्स की, कल्चरल राइट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? कल्चरल राइट्स की बात करेंगे। इसी तरीके से एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे। क्योंकि ये कल्चरल एंड एजुकेशनल, किसी भी कल्चर को बचाने के लिए, वो सारे किसी भी कल्चर को बचाने के लिए, तो ये क्या क्या जरूरी है? एजुकेशन का होना भी जरूरी है, लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो वहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राइट्स दिए गए, ठीक है। तो माइनॉरिटीज को, जो कम्युनिटी राइट्स हैं, ये किसके लिए बेसिकली रखे गए? वहां पर किसी कम्युनिटी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं माइनॉरिटीज को यहां पर राइट्स प्रोवाइड किए गए। माइनॉरिटीज के लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंदर यहां पर ये वाले राइट्स हमको दिए गए हैं। तो हमने कहा कि इस तरीके से थर्ड जनरेशन, इसी तरीके से किसी कम्युनिटी को अपने एनवायरमेंट को बचाने का राइट है, तो प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो यहां पर इस तरीके से दिए गए। तो हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कॉन्सेप्ट है राइट्स का, ये क्या है? ये इवॉल्विंग है। वो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन में जब हम आते हैं, जब दुनिया डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन जो है बहुत पैथेटिक है, बहुत खराब है। और ऐसे में जो है कैपिटलिस्ट जो हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्लास क्रिएशन हो गया है, क्लास डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे में लोग पहले बेसिक कम्युनिटीज की बात करते हैं, बेसिक राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। तब उनको पहली बार सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यहां पर दिए जाते हैं। जब उसके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पता चलता है कि ड्रॉबैक्स ऑफ द कैपिटलिज्म जो सामने आने शुरू होते हैं, जब समझ में आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, कुछ एक समूह, जो समुदाय, एक ग्रुप है, वो बहुत वेल्दी होता चला जा रहा है, बट रेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिकमिंग पुअर एंड पुअर एंड पुअर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के डेवलपमेंट की बात यहां पर उठती है। तो जब सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात उठती है, तो अगली जनरेशन ऑफ राइट्स के यहां पर देखने को आपको मिलता है। लेकिन जब सोशलिज्म की बात आती है, जब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया में आता है, तब पता चलता है कि अभी भी यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं, कुछ माइनॉरिटीज ऐसी हैं जिनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जिनके कल्चर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या किया जाता है? उनके लिए फिर आगे से कम्युनिटी राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उनको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 17th सेंचुरी से राइट्स की शुरुआत हुई है, और राइट्स की शुरुआत सेंचुरी से हो करके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम आज थर्ड जनरेशन राइट्स में पहुँच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि राइट्स को अगर हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर उठ के ये आ रहा है कि ये जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसमें राइट्स हैं क्या? कैसे हम समझते हैं कि व्हाट आर द राइट्स? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं राइट्स क्या हैं। तो राइट्स की अगर हम बात करें, तो राइट्स क्या है बेसिकली बेटा? राइट्स क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ, ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ है। राइट्स क्या है बेटा? ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ है, यानी अपना कोई अस्तित्व होगा,
हमारा उसके लिए। अब इस ऑटोनॉमी को जब भी आप प्रिजर्व करना चाहेंगे, इस ऑटोनॉमी को जब भी आप प्रिजर्व करना चाहेंगे, तो क्या बिना अथॉरिटी के आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं? जब भी आप अपने अस्तित्व की बात करते हैं तो क्या बिना अथॉरिटी के अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं? बिना पावर के अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं? इसका मतलब राइट्स क्या हैं? राइट्स पावर भी हैं, शक्तियां हैं। जब आपके पास शक्ति होगी तभी आप क्या कर पाएंगे? अपनी ऑटोनॉमी को बचा पाएंगे। तो हम वी कैन से द राइट्स आर पावर। क्या है बेटा? राइट्स आर पावर। ठीक। दूसरा, राइट्स एक तरफ जो है वो राइट्स क्या हो गए? आपके पावर हो गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो राइट्स क्या हैं? राइट्स आपको इम्यूनिटीज हैं। राइट्स आपकी क्या है? इम्यूनिटीज हैं। व्हाट आर द राइट्स? इम्यूनिटीज। राइट्स आपकी इम्यूनिटीज हैं, आपका अधिकार, आपको बोलने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो है क्या है? ये आपका राइट है। लेकिन ये तब पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल, जब आपको ये फियर ना हो कि आपको पनिश किया जा सकता है, आपको ये डर ना हो कि आपको इसके लिए कोई सजा मिलेगी, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो वी कैन से दैट राइट्स आर ऑल्सो इम्यूनिटीज। सिमिलरली वी कैन से राइट्स आर क्लेम्स। राइट आर क्लेम्स। राइट्स जो है वो क्या हैं? दे आर क्लेम्स ऑल्सो। दैट समथिंग, कोई चीज जिसके आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम विच शुड बी लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेबल। क्लेम्स, राइट्स आर दोज क्लेम्स विच आर लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? क्लेम्स हैं। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो हमारा अधिकार है वो हमारी प्रिविलेज भी हो सकता है। दैट कैन बी द प्रिविलेज ऑल्सो। ये क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, व्हाट आर द राइट्स? राइट क्या है? ठीक है, क्लेम्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं, पावर हैं। तो प्रिविलेजेस, व्हाई दे आर प्रिविलेजेस ऑल्सो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो क्यों प्रिविलेजेस हैं ये भी समझ लीजिए। व्हाई दे आर प्रिविलेजेस, व्हाई राइट्स आर प्रिविलेजेस? अब जैसे आप अपनी कंट्री में हैं, हमारी कंट्री इंडिया की बात हम कर लें और हम इंडियन सिटीजन हैं, तो वेदर वी हैव सम स्पेशल प्रिविलेजेस, वी हैव सम स्पेशल प्रिविलेजेस इन कंपैरिजन टू द नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं उनकी तुलना में हमें क्या कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं? तो देखिए, डेफिनेटली हमें क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं? क्या राइट टू वोट आपका प्रिविलेज नहीं है? राइट टू वोट ये आपका प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, इलेक्शन, टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन, क्या ये आपका प्रिविलेज नहीं है बेटा? ये भी तो आपका प्रिविलेज है। आप समझिएगा, क्या ये प्रिविलेज नहीं है? तो ये यहां पर जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये प्रिविलेज नहीं है, जबकि आपके लिए यहां पर क्या है? ये आपको प्रिविलेज यहां पर मिला गया है। ठीक है, इतनी बात यहां पर समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो राइट टू वोट, राइट टू ये प्रिविलेज, इसका मतलब राइट्स, व्हाट आर द राइट्स? राइट्स आर प्रिविलेजेस, राइट्स आर द राइट्स पावर, राइट्स इम्यूनिटी, राइट्स क्लेम्स। तो क्लेम्स भी हैं, इम्यूनिटीज भी हैं, पावर भी है। ठीक है, पॉलिटिकल राइट आपको मिलता है और प्रिविलेजेस हैं यहां पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइट्स आर दीज थिंग्स पर्टिकुलरली दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ को तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया, तो आप देखिए राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही बात की जा रही राइट्स की। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ही राइट्स की बात करते हैं। आपको जब सिटीजन बनाया गया पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो क्या आपको सिटीजनशिप का राइट नहीं दिया गया? दिया गया। तो और दोस्तों, सिविल राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जब डिसाइड हुआ कि इंडिया एज अ कंट्री ये है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, दैट इज भारत, जब आर्टिकल 1 वो डिफाइन हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद जब हम आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 5 to 11 में आते हैं, तो हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर क्या देखते हैं? हम देखते हैं सिटीजनशिप देखते हैं। सिटीजनशिप ऑल्सो अ राइट। जैसे ही सिटीजनशिप का राइट, आपको ये राइट मिलता है कि आप इस कंट्री के नागरिक हैं, देन ओनली यू रियलाइज दैट यू हैव प्रिविलेज ओवर द अदर्स, दोज हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ द कंट्री।
जो इंडिया में रहते तो हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। तो इट मींस यू रियलाइज दैट यू हैव रिसीव्ड सम प्रिविलेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसीलिए जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है इस रूप में कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आप रियलाइज कर पाते हो कि यस व्हाट इज एक्चुअली इंडिया। तो अब ऐसे में अगर हम बात करें, अगर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है? नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ट्रांसफॉर्मेटिव एंड डायनेमिक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पे फोकस किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल पे फोकस किया गया है, इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई है, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स की बात की है, सोशल राइट्स की बात की गई है, इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है, लेकिन जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको फंडामेंटल बनाया गया है, इनको इंपॉर्टेंट बनाया गया हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो आइए आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये आपका राइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक। So as we understand that what are the rights and how they have developed throughout the world, now what we have to understand that how they have developed in our constitution, हमारे constitution में उनका development किस तरीके से हुआ। तो if we want to understand that how they have developed in our constitution, what we have to try to understand, we should try to understand what was the situation before the independence. Independence से पहले situation कैसी रही थी? तो at the time when we were under the rule of the Britishers, we were not having any kind of right. The policies of Britishers were very discriminatory, very suppressing. At that time, what we thought that first of all we should get Swaraj. इसकी बात की गई यहाँ पर, स्वराज की बात की गई। तो idea of Swaraj was there. First of all, that idea of Swaraj was there. जब आइडिया ऑफ स्वराज की बात होती है वहां पर, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उभर करके आता है स्वराज के लिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सी दिस आइडिया ऑफ स्वराज इज ऑल्सो चेंजिंग ओवर द टाइम. Initially, it was the idea that we should get equality. क्या आइडिया था इनिशियली एट द टाइम ऑफ 1885? अगर हम बात करते हैं 1885, तो एट दैट टाइम द आइडिया ऑफ स्वराज वाज वी शुड गेट इक्वलिटी. यानी क्या होना चाहिए? देयर शुड बी द इक्वल ट्रीटमेंट. हमको यहां पर अपने बराबर तो समझिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे? ब्रिटिशर्स सोचते थे कि हम जो है उनसे नीचे हैं और दे आर सुपीरियर इन रेस. तो इसलिए यहां पर जो पहली डिमांड आती है, वो डिमांड यहां पर उठ करके आती है, स्वराज की डिमांड उठ के आती. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वंस वी गेट दिस इक्वलिटी समहाउ, not completely, somehow, that we were included in the councils. हमें काउंसिल में क्या किया गया? इंक्लूड कर लिया गया. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल्स. इट मीन्स दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ द राइट्स. सम राइट्स वर गिवन टू द इंडियंस. कौन से राइट्स दिए गए यहां पर? एक तो सिविल राइट उनको मिला, सिविल राइट्स मिला, और दूसरा उनको क्या मिला? पॉलिटिकल राइट्स मिला. पॉलिटिकल राइट्स कैसे? दे वर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 1909 के एक्ट से सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में रख लिया गया था. या फिर हम 1861 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट में जाते हैं तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में 3 लोगों को सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस को इंक्लूड किया गया था. तो और 80 जो इसी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको क्या हुआ? इनको क्वेश्चन पूछने का राइट दिया गया, राइट टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है, राइट टू आस्क क्वेश्चन दिया गया. फिर इनको धीरे धीरे बजट पर रेजोल्यूशन लाने का राइट दिया गया. तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको थोड़े थोड़े से राइट्स मिलते जा रहे थे. तो इस तरीके से शुरुआत इंडिया के अंदर हो गई कि इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट की बात की गई, इक्वलिटी की बात की गई. लेकिन जब राइट टू इक्वलिटी की बात हुई, उसके कुछ समय बाद
जब पूरे वर्ल्ड में उस समय रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था 1917 के आसपास, कब की बात करेंगे हम, इसके बाद 1885 के बाद 1917 की बात अगर हम करें, इन 1917 व्हाट वी सी that there was the demand for the right to work, right to wages, पेजेंट के लिए मांग कर रही थी कांग्रेस। गांधी जी का इंडिया में आना हो चुका था और इस समय जो डिमांड उठ रही थी वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की होती, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात होने लग गई थी, इकोनॉमिक राइट्स की बात होने लग गई थी। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात होने लग गई थी। यानी सोशल इकोनॉमिक राइट्स में क्या हो रहा था बेटा, सोशल इकोनॉमिक राइट में पेजेंट के लिए बात उठ रही थी, जो मिल लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनके लिए बातें उठ रही थी, उनके लिए डिमांड्स की जा रही थी, उनके अधिकारों की बात की रही थी। तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहां एक इस राइट से मूव करते करते हम इंडिया में सोशल इकोनॉमिक राइट्स तक पहुंचे। और फिर इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहा हूं, और उसके बाद क्या हुआ, जब गांधी जी का खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग के साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक रियलाइजेशन होता है, वहां पर एक आइडिया डेवलप होता है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिनको बचाने की जरूरत है, जिनको अधिकार देने की जरूरत है। तो वहां से आप देखते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन के बाद, इवन आफ्टर खिलाफत आंदोलन, अगर हम बात करें यहां पर आफ्टर खिलाफत आंदोलन, यहां पर बात करें खिलाफत मूवमेंट की बात कर लेते हैं, खिलाफत मूवमेंट आंदोलन एक ही बात होती है, मूवमेंट की बात कर लें, तो यहां पर जो है कम्युनिटी राइट्स की बात आती है, कम्युनिटी राइट्स की बात यहां पर आती है। आपको याद होगा कि इसी के बाद मुस्लिम लीग जो है अपने लिए अलग से पाकिस्तान के डिमांड की भी बात थोड़े दिनों बाद करने लग जाती है। तो यहां इस तरीके से क्या होता जाता है, इस मूवमेंट के बाद, खिलाफत मूवमेंट के बाद से यहां पर आप देखेंगे तो कम्युनिटी राइट्स की बात भी यहां पर होने लग जाती है। इसी तरीके से जब कम्युनिटी राइट्स की बात होने लग जाती है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रॉलेट एक्ट के बाद राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है। कहते हैं कि हमें स्पीच और एक्सप्रेशन का, राइट टू प्रेस का अधिकार हमको मिलना चाहिए। वनरेबल एक्ट, जो उनका एक्ट आता है कि प्रेस को रोकने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, तो वो कहते हैं राइट टू प्रेस का अधिकार भी हमको यहां पर, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार यहां पर मिलना चाहिए। इस सब को एक तरीके से कंपोजिट करके, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक राइट की बात की जा रही है, जिसमें आपकी इक्वलिटी की बात की जा रही है, जिसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही है, इन सब को एक जगह कंपाइल करके 1928 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बेटा आती है। 1928 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट आती है जो इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट्स में वर्ल्ड में पहली बार ऐसा होता है कि सिविल पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ यहां पर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, और कहा जाता है कि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहा जाता है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो ये हमको मिलने चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यहां पर मिलने चाहिए, इनकी बात होती है। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है, सोशल इकोनॉमिकल राइट्स की, इन सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स की बात होती है, राइट्स की बात होती है यहां पर। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है। ये रिपोर्ट अपने आप में वर्ल्ड में अनूठी रिपोर्ट थी, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, कई प्रकार के राइट्स को, जिन राइट्स के बारे में अभी तक कोई वर्ल्ड में बात नहीं कर रहा था, उन राइट्स की मांग भी यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर की गई थी। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी रिपोर्ट को बेस बना करके फंडामेंटल राइट्स को डेवलप किया गया। हालांकि यहां पर जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो नेहरू रिपोर्ट में इन सभी राइट्स को क्या किया गया है, इन सभी राइट्स को जस्टिसेबल रखने की बात की गई है, इन सभी राइट्स को जस्टिसेबल रखने की बात की जाती है। लेकिन जो इसके बाद एक और रिपोर्ट आती है, सप्रू रिपोर्ट आती है, और सप्रू रिपोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि देखिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं मैं, सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब चर्चा चलती है कि फंडामेंटल राइट्स, यही रिपोर्ट आगे जाकर के, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, यही रिपोर्ट आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के रूप में जो है शामिल कर ली जाती है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, और फंड कहा जाता है कि इनको जस्टिसेबल किया जाए, इनको क्या किया जाए, जस्टिसेबल रखा जाए। लेकिन तब सप्रू रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, इनको प्रोवाइड करने के लिए
ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी जो ज़रूरत है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को यहाँ पर डाला जाए और इनको क्या किया जाए, यहाँ पर जस्टिसेबल रखा जाए, जबकि जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट होने चाहिए, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, और इनको यहां पर क्या रखा जाए, अभी नॉन जस्टिसेबल रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया, और फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में डाला गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में डाला गया। बेटा कहां डाला गया? पार्ट 3 के अंदर डाला गया। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इनको हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर यहां पर डाला गया। ठीक है, ठीक है। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले बार जो है 1215 में राइट्स की बात की गई थी, और उस समय जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे उनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमें प्रोवाइड क्यों किए गए हैं? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, व्हाई दे आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? To maintain the dignity of the individual, to maintain the dignity of the individual। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी। यानी कहा गया है कि जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को यहां पर मेंटेन रखने की बात इन फंडामेंटल राइट के अंदर, यहां पर मौलिक अधिकारों के अंदर या फंडामेंटल राइट्स के अंदर यहां पर की गई है। सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, इससे पहले अगर हमारे देश में बात करें तो ज्यादा बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1947 से अगर हम पीछे चले जाएं, हमारे देश में अगर हम बात करें 1947 से बात कर लें, पहले की बात कर लें, बिफोर 1947, तो यहां पर हमेशा कम्युनिटी राइट्स की बात होती है। यहां जब भी बात होती है यहां पर कम्युनिटी राइट्स की बात होती है। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं होती है। आफ्टर 1947 जो है यहां पर हम इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? इंडिविजुअल राइट्स की बात यहां पर हम करते हैं। ठीक है, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट्स की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात यहां पर कहते हैं। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिग्निटी की बात करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी की बात यहां पर करता है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है इस तरीके से? अब आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक, जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, दे आर देयर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। दे आर देयर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इनको वहां पर डाला गया है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने किससे इंस्पायर होकर के लिए हैं? किस कंट्री से अगर हमने लिए हैं? अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से इंस्पायर होकर के लिए हैं? हमने फंडामेंटल राइट्स, हमने जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से इंस्पायर होकर के लिए हैं। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक चीज आपको याद रखिएगा कि लोगों के पीपल के लिए, लोगों के लिए जो ये फंडामेंटल राइट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार का डेवलपमेंट? फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, for the development of the people, ठीक है,
लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से डेवलपमेंट की बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर उनकी बात करें अगर, तो हम कहेंगे यहाँ पर मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर उनके क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। कौन कौन से डेवलपमेंट? मेटलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, मैं और ये ऐसे कह सकते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक है, रिलीजियस भी रख सकते हैं, हालांकि रिलीजियस का ही ये पार्ट है इंटेलेक्ट जो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, तो इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए भी वो इंपॉर्टेंट यहां पर आपके रखे गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। Right, so we can say this that fundamental rights are very important, and one more thing, that we have taken them from the USA. But if we talk about the fundamental, if we compare the fundamental rights with the fundamental rights given in the USA, in USA there is a Bill of Rights, right? Bill of Rights. So rights those who are given in the Bill of Rights and those who are given under the fundamental rights, if we compare them, we find that fundamental rights are more elaborate than the Bill of Rights. Even we can say they are more elaborate than any other constitution of the world. किसी भी constitution में दुनिया में इतना विस्तृत, इतना डिटेल्ड फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया है जितना कि डिटेल्ड हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा, दैट्स वाई हम इसको मैग्ना कार्टा से कंपेयर करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि दिस इज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर कहते हैं। अब फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, यानी कहते हैं इनका एम क्या है? देयर एम इज द गवर्नमेंट, जो यहां पर गवर्नमेंट होनी चाहिए वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ लॉज। देयर एम इज the aim of fundamental right, the aim of fundamental right, fundamental right is to establish the government of laws, not men, नॉट मैन। जो गवर्नमेंट यहां पर स्टेब्लिश होगी वो कैसी होनी चाहिए? वो कानून की सरकार होनी चाहिए, ना कि यहां पर लोगों की सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आर्बिट्ररी इसका मतलब क्या होगा कि टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। इस तरीके से यहां पर फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू चेक द government. It means they put fundamental rights, impose restriction on the government, restriction on the government. ये government के ऊपर क्या करते हैं? Restriction करके, because they are justiciable in nature, because they are justiciable इन नेचर, क्योंकि वे प्रकृति से कैसे हैं? जस्टिशिएबल है, यानी उनको कानून, कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा करके उनको क्या किया जा सकता है? उनके इंपोज करवाया जा सकता है। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है
वो अपने किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन के माध्यम से इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है। यानी गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है ऐसा कोई भी कानून क्या है, सरकार यहां पर नहीं बना सकती। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स की जब हम भी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजों को यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट परमानेंट। ठीक, सैक्रोसेंट कहलाते हैं, परमानेंट। ठीक है, वाई परमानेंट? दे कैन बी टेकन अवे, दे कैन बी टेकन अवे, उनको यहां पर लिया भी जा सकता है। ठीक है, बट दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर गारंटीड by the कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर इनका वायलेशन होता है या इनको सरकार लेने की कोशिश करती है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, वो जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो यहां पर क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इंपोज किए, वापस रिस्टोर किए जा सकते हैं, किसके? विद द हेल्प ऑफ द जुडिशरी। यानी जुडिशरी जो है यहां पर क्या है, इसका मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है एक लीगल फोर्स मिला हुआ है, इनको फंडामेंटल राइट को एक लीगल फोर्स मिला हुआ है। एंड जुडिशरी की हेल्प से अगर हम बात करें तो जुडिशरी की हेल्प से इनको वापस क्या किया जा सकता है, वापस प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है बात? फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। बट certain limitations can be imposed, but certain restrictions can be imposed, restrictions can be imposed। कुछ जो restrictions हैं वो इनके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं। जैसे आप करेंगे आर्म पर्सनल्स की बात करेंगे तो आर्म पर्सनल्स में क्या होता है, आर्म पर्सनल्स की कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, रिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसे ही आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर गारंटीड बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर हम बात करेंगे यहां पर तो केवल अगर हम ध्यान से देखें तो दो ही फंडामेंटल राइट हैं ऐसे जो जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। एक क्या है, एक आपका है आपका जो आर्टिकल 17 एंड एक आर्टिकल आपका 18। आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 जो है राइट टू, आर्टिकल 17 की बात करें जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर लें, या आर्टिकल 18 की बात कर लें, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल को हम एब्सोल्यूट आर्टिकल कह सकते हैं। बट इसके अलावा अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो सरकार, गवर्नमेंट कैन इम्पोज या पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, यानी उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने देखे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। हम कह सकते हैं कि दीज परमानेंट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एब्सोल्यूट तो नहीं है बेटा, लेकिन ये कैसे हैं, ये क्वालिफाइड हैं, एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है। एग्जांपल के तौर पर आर्टिकल 17 और 18 को आप याद रखेंगे, और इसके अलावा बाकी सबके ऊपर क्या हो जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल कैन बी राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लगी हो देश के भीतर तो क्या किया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट यहां पर भी याद रखना है कि एक्सेप्ट आर्टिकल 21, 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है,
आर्टिकल 21, 20 और 21 को छोड़कर और सभी को क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी अगर इंपोज की गई हो तो इनको क्या किया जा सकता है, वहां पर इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इनके ऊपर वहां पर क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स जो हैं यहां पर, इनको क्या किया जा सकता है, इनको दे कैन बी टेकन अवे ऑल्सो, इनको हटाया भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, लिया भी जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, जैसे आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये राइट टू प्रॉपर्टी यहां से फंडामेंटल था पहले, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और पार्ट 12 में 300A के अंतर्गत लीगल राइट के रूप में इसको यहां पर डाल दिया गया, लीगल राइट्स के रूप में यहां पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर यहां पर इसको यहां पर डाल दिया गया। क्लियर हो गई बात, ठीक। इट मीन्स इन्फोर्सेबल तो हो ही गए, कोई पर्सन जुडिशरी के पास जा रहा है, मैंने कहा लीगल फोर्स है इनके पास, दे आर गारंटीड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, दे आर गारंटीड बाय द प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्टेड बाय द बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ of the land, that's why they are fundamental, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, फंडामेंटल हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। यहां पर मैंने आपको बताया है, क्या क्या बताया है, कि फंडामेंटल राइट्स इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट, तो इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज इट मींस सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन नेचर, ये भी हम कह सकते हैं यहां पर कि सम ऑफ देम are negative in nature, क्या है, some of them are negative in nature, इतना भी यहां पर आपको याद रखना, negative in nature because they place restrictions on the government, because they place restrictions on the government, but एम है उनका क्या है कि यहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना जो कि लॉस की हो, ना कि यहां पर मैन की हो, लोगों की हो। क्लियर है बात। अगर हम यहां पर अब बात करते हैं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ओरिजिनली, तो अगर हम ओरिजिनली बात करते हैं यहां पर, तो याद रखिएगा ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 7 फंडामेंटल राइट, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। कौन से राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, क्लियर। अब ये जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट थे, ये समझ लेते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट यहां पर जो आता है आपका, 7 फंडामेंटल राइट की बात हम करते हैं यहां पर, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, राइट टू इक्वलिटी। ये जो राइट टू इक्वलिटी मैंने कहा ना, 12 से लेकर के और आपके 35 तक फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया है पार्ट 13 में। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक डाला गया था। यहां पर आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात की गई थी, इसीलिए यहां पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी, इसीलिए यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन की बात की गई थी, इसीलिए यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई थी। यानी सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड है, सबसे पहले रिक्वायर्ड है किसी भी अधिकार में इक्वलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमारे पास इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, सेकेंड पॉइंट आया आपको राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम की बात जब करते हैं यहां पर, तो ये आपका डाला गया आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। कहां तक डाला गया है, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड राइट डाला गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट exploitation।
ठीक है, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24, ठीक है। फिर आ गया फोर्थ किसका, रिलीजन की फ्रीडम आपको प्रोवाइड की गई थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के फ्रीडम की बात की गई थी आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका फिफ्थ राइट आ जाता है, क्या आता है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, माइनॉरिटीज के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात आती है। किसकी बात आती है बेटा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात आती है। किसकी बात आती है बेटा, एजुकेशनल राइट्स की बात यहां पर आ जाती। तो ये फिफ्थ हो गया। फिर आ जाएगा सिक्स्थ आ जाएगा। क्या आता है, सिक्स्थ क्या आता है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसी को बाद में हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। और सेवेंथ जो है आपका यहां पर, सेवेंथ जो आ जाता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाता है, आर्टिकल 32, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको बाद में एलिमिनेट कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया, और क्या किया गया, इसको पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंतर्गत, आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया बेटा, लीगल राइट्स बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल यहां पे, जब हमने कहा कि 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट ओरिजिनली दिए गए थे, राइट नाउ प्रेजेंटली वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट। प्रेजेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर है, भूलिएगा मत। और ये जो 300A लीगल राइट बनाया गया था, ये बनाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहां पर लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया था। नाउ व्हाट इज जो ये फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट बी अमेंडेड नॉर्मली। इनको जो है नॉर्मल तरीके से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता इनको जब भी अमेंड करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स को, क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, टू चेंज द फंडामेंटल राइट, वी नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की वहां पर जरूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना वहां पर पड़ेगा। तो अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि एक तरफ आपने सुना लीगल राइट है, लीगल राइट्स की बात की, जैसे हमने कहा लीगल राइट्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमने कहा 3 तरीके के राइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक हमने देखा लीगल राइट्स, ठीक, हमने कहा जैसे कि हमने कहा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू, अब प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर दी हमने, तो प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप लीगली उसके वारिस होंगे तो आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं यहां पर, लीगल राइट्स। या हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर हम बात करें तो वो क्या है, जैसे राइट टू वोट, ठीक। और फिर तीसरी की बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की, की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। 3 तरीके के राइट्स आपको देखने को मिलते हैं क्लियरली अगर देखा जाए। तो अगर हम देखें तो सबसे वीक जो है वो कौन से हैं हमारे,
लीगल राइट्स है, दे कैन बी टेकन अवे बाय द नॉर्मल लेजिस्लेशन, दे कैन बी टेकन अवे, दे कैन बी टेकन अवे by the normal legislation process, normal legislation process, ठीक है. They can be taken over by the amendment in the constitution, they can be taken away by the amendment the constitution, ठीक है. क्लियर. Constitutional fundamental rights, some of them are basic structure of the constitution, some of them are basic structure of the constitution, basic structure of the constitution and cannot be taken away by the amendment, cannot be taken away by the amendment, ये बात आपको याद रखनी है. They cannot be taken away by the amendment. अब ये some of them are basic structure of the constitution. अब वो कौन से हैं, अब वो आर्टिकल कौन से हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो अगर हम बात करेंगे इस तरीके से हम देखें, तो अगर हम देखेंगे तो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसी में हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं. इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं. या फिर हम आर्टिकल 19 की बात करें, ठीक है, ये हमारी लिबर्टीज को दर्शाता है. तो ये हमारी लिबर्टीज को दर्शाता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम को दर्शाता है. दिस कैन नॉट बी टेकन अवे. इसीलिए इसी तरीके से आर्टिकल 21 की बात करें तो ये क्या है, दिस इज द फंडामेंटल राइट. ये तीन जो राइट्स हैं, ठीक है, दीज 3 राइट्स आर नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल. इनको किस नाम से जानते हैं बेटा, याद रखिएगा, गोल्डन ट्राइंगल के रूप में इनको जानते हैं. ठीक है, क्लियर है. इसको मेनका गांधी केस में स्पेशली जुडिशरी ने एक्सप्लेन किया था. एज वेल एज आर्टिकल 32 को भी जो है, आर्टिकल 32 को भी, उसको भी नहीं लिया जा सकता है. आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 को भी नहीं लिया जा सकता है टेकन अवे बाय द अमेंडमेंट. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लीगल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स सबसे इजी तरीके से लिए जा सकते हैं. दे कैन बी टेकन अवे बाय द नॉर्मल लेजिस्लेशन ऑफ द लेजिस्लेशन प्रोसेस. सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, विधायी प्रक्रिया के द्वारा, सॉरी, इनको क्या किया जा सकता है, वहां से लिया जा सकता है, हटाया जा सकता है. राइट टू वोट है, अगर इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल होगा, आपको याद होगा कि एज जो है 21 ईयर्स से घटा करके 21 ईयर्स से घटा करके यहां पर 18 ईयर्स कर दी गई थी. क्या कर दी गई थी बेटा, 18 ईयर्स कर दी गई थी. कब की गई थी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. किसके द्वारा बेटा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. ठीक है, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई. तो इस तरीके से इसमें को हम कह सकते हैं राइट टू वोट और फंडामेंटल राइट को. नाउ इट इज वेरी क्लियर. अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल किसका है, लीगल राइट्स का है. इसके बाद ये वाला सर्कल देखेंगे तो ये सर्कल किसका हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का. यानी ये क्या हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए. क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दीज आर द लेट्स से लीगल राइट्स. ठीक, लीगल राइट्स, इतनी बात समझ में आ गई, लीगल राइट्स. इसी के अंदर कुछ राइट्स जो हो, ये राइट्स कौन से हो गए, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए. क्लियर बात समझ में आ गई. और
इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ एक कॉन्सेप्ट राइट्स का आएगा, वो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, there are so many things which are included in the basic structure of the constitution. Certain rights are the part of the basic structure. Certain fundamental rights are the part of the basic structure. तो इतनी बात आपको यहां पर आज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जो आज आपको समझ में नहीं आया हो, एक बार आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, कल की क्लास में मिलेंगे। कल जो हम लोग डिसाइड करेंगे, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। कल से फंडामेंटल राइट में आज हम लोगों ने एक चीज समझी कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, हाउ दे हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पोजीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या वो हमारी कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को किस तरीके से हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, इसमें आज हमने सीखा कि लीगल राइट, सिविल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे, हम लोगों को क्या सीखना है कि कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 13 की बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे कल के क्लास में। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।